सर हाँ बोलो। सर वो मास जो होती है, मास वाली स्ट्रिंग, वो वाला कब पढ़ाओ? हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे। सर हाँ सर एक बात बोलो। पूछनी थी, आपने पुली कंस्ट्रेंट कराया है कि नहीं कराया सर? कौन सा? पुली कंस्ट्रेंट। करवा तो दिया पुली कंस्ट्रेंट, टी डॉट वी इक्वल टू 0, याद है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट उसी को बोलते हैं, पुली कंस्ट्रेंट भी वही होता है। सर नहीं, वो एक और रहता है ना कि पुली का सेंटर का वेलोसिटी साइड के दोनों स्ट्रिंग का एवरेज रहता है। तो यार वो तो, एक बात बताओ मुझे। चलो एक एग्जांपल ही कर लेते हैं, ये मेरे पास में एक में है, ठीक है? यहाँ पे जो मास है, इसका वेलोसिटी सपोज ऊपर की तरफ v1, ठीक है? यहाँ जो मास है, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ v2। ये जो सेंटर है, इससे मैंने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना v3। ओके, तो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। अब ये तो मानते हो ना, जितना ऊपर वाला ब्लॉक जाएगा उतना ही तुम्हारा पुली का सेंटर जाएगा, क्योंकि दोनों को बांधा हुआ है ना? ओके, तो बताओ अब क्या करोगे? फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1, ये सब कुछ, और सब कुछ वो दिया हुआ है, मासलेस दिया हुआ है। तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या है, टेंशन T, यहाँ पे कितना टेंशन T, क्योंकि एक ही रोप है। इसमें कितना टेंशन आएगा नीचे की तरफ? 2T। हाँ, 2T, है ना? ओके, अब वो लगाओ अपना ना वर्चुअल वर्क मेथड, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, है ना? क्योंकि ऊपरी वेलोसिटी, ऊपरी टेंशन। इसके लिए क्या बनेगा सेकंड वाले के लिए? T इंटू V2। इसके लिए क्या बनेगा? वेलोसिटी ऊपर है, टेंशन नीचे है, तो माइनस 2T इंटू V3 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? V1 प्लस V2 इक्वल बाई 2 इक्वल टू V3। इसी की बात कर रहे थे ना? हाँ सर, वो एक्चुअली मॉड्यूल में अलग से टॉपिक था तो मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तो ये जो चीज है, हम उस चीज को उसी से अपने डिराइव कर सकते हैं जो हमने किया हुआ है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि पुली कंस्ट्रेंट कुछ होता है। तुम क्या करो, पुली के सेंटर को बांध दो किसी चीज से, तो तुमने जो बांधोगे, तो अपना जितना ऊपर तुम्हारा ब्लॉक जाएगा उतना ही ऊपर तुम्हारा पुली जाएगा। तो ठीक ओके सर। है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ ना, व्हाट इज अ सूडो? सूडो जस्ट एक अपना इंग्लिश का वर्ड है सूडो, इसका मीनिंग क्या होता है? फेक टाइम। और सूडो, एक तो ये पता नहीं इसकी स्पेलिंग एन स्टार्ट क्यों होती है पी से, है ना? सबसे बड़ा मतलब कि हाँ बताओ क्या होता है सूडो का मतलब, क्या होता है? फॉल्स। यस, मतलब कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट? है ना? हाँ सर। इसका इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स, और या फिर कह सकते हो कि नॉन एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब मुझे फिजिक्स का डेफिनेशन बताओ। तुमको फिजिक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था अपनों ने पढ़ना। क्या होता है फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? हाँ खुशी, हेलो, अरे आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। अबे सब अबे चुप चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ किरण, माइक ऑन करो, बताओ फिजिक्स का डेफिनेशन क्या था? क्या हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? Sir, it's like the measurement and analysis of physical quantities. यस ना, फिजिकल क्वांटिटी ना, लेकिन जो अपना सूडो फोर्स है वो तो इमेजिनरी चीज है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम क्या सूडो फोर्स क्यों पढ़ते हैं? बताओ।
नहीं पता, स्कूल में हो गया ना सूडो फोर्स, एग्जाम में आया होगा अभी हाफ ईयरली एग्जाम में। किस किस के हाफ ईयरली एग्जाम में आया था? सर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ाया था बट उसके अंदर ये नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, तो चलो अपने सिंपल फिजिक्स का डेफिनेशन पे आते हैं। स्केल सबने देखा हुआ है राइट? जैसे ये हमारे पास में एक स्केल होता है, इसके ऊपर क्या होता है, नंबरिंग होती है। स्टार्ट यहाँ से होता है 0, यहाँ पे सपोज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। इससे हम क्या करते हैं, वी मेजर द लेंथ राइट। और जो भी लेंथ मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रखता हूँ, और जैसे सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, कितना लेंथ है उसका? 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट उसका लेंथ है। यस, तो हमने क्या किया, हमने बोला 3 यूनिट्स। अब क्या हुआ, तुम्हारे घर के अंदर एक छोटा भाई था, उसने तुम्हारे स्केल को तोड़ दिया, उसने इतना पार्ट इसका तोड़ दिया। अब तुम्हारा स्केल जो है वो ऐसा है, ये इसकी स्टार्टिंग अब कहां से हो रही है, 1 से, 1 2 3 4। अब क्या तुम इस चीज से मेजरमेंट कर सकते हो, बताओ? हाँ भाई, छोटी चीजें तो कर सकते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो? छोटी चीजें तो कर सकते हाँ नहीं मतलब मान लो वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके। अब सपोज तुमने कुछ किया और वो यहां तक आ गया, अब तुम क्या बोलोगे, इसका लेंथ कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट units. तुम बोलोगे कि ये क्या है ना, रीडिंग है ना ये वाली चीज, तो तुम इसके लिए क्या बोलोगे, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आएगी, रीडिंग माइनस 1, क्योंकि हमारा एक हिस्सा टूटा हुआ है ना। ओके, सपोज हमने यहाँ पे एक और चीज रख दी, ठीक है, हमने सपोज इसको किया मेजरमेंट ये, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 3 units रीडिंग माइनस 1। तो तुमने बेसिकली क्या कर दिया यार, रूल बना दिया एक, कि जो भी मेरा रीडिंग आएगा उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा राइट। तो ये जो 1 जो है, दिस 1, ये जो 1 है, दिस 1 इज सूडो। तुमने इसको काम में क्यों लिया, तुमने एक अपना मैथमेटिक्स बना लिया कि जो भी मेरा रीडिंग आ रहा है उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अपना आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो 1 है वो हमारा है सूडो, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस है ना कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन करने में हेल्प कर रहा है। सो इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स को हम इसीलिए पढ़ते हैं, सूडो फोर्स जो होता है वो कुछ होता नहीं है, ठीक है। उससे कभी कभी क्या होता है कि उसकी वो एक ऐसी चीज है जिसको अप्लाई करने से हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो इजी हो जाती है, और हमारा जो आंसर है, आंसर कैसा आएगा, राइट आएगा। तो देखो ना यहाँ पे हमारा आंसर कहते हैं राइट आया ना, तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं। चलो थोड़ा सा और आते हैं आगे। रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? हमने अब काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट किया था तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमने जब डेफिनेशन लिखा था मोशन का, तो व्हाट डिड वी राइट, हाँ, when a particle is changing its position with respect to time in a given reference frame, then we say that the particle is in motion, right? तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारा रेफरेंस फ्रेम है। तो हमने रेफरेंस फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। पहला होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। फिर हमारे पास में एक आता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कोई बताएगा डेफिनेशन कि क्या होता है इनर्शियल, क्या होता है? जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्ट करते। यस,
एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं, वो कैसा होता है? इनर्शियल। वेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, वैलिड है तो वो कैसा होता है? इनर्शियल। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे कैसे? इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि सबके अंदर हमने एनएलएम को लगाया है। नॉन इनर्शियल होते हैं वेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, मतलब कि उनसे हमारा आंसर जो आएगा वो सही नहीं आएगा, वो गलत आएगा। उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी सिर्फ डेफिनेशन पे रहते हैं, एक अपना एग्जांपल देता हूं, उससे सबको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सपोज ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ, इसके ऊपर एक ट्रक जा रहा है। ठीक है, और स्मूथ सरफेस है हर जगह पे ही। इसके इस पॉइंट पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, और तुमको दिया हुआ है कि जो ट्रक है इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए के राइट हैंड साइड में। अब मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम? क्या होगा? ए। ए। हाँ, ओके। कौन कौन बोल रहा है ए होगा? नाम बताओ। ए बताओ, नाम बताओ। अरे सर बट वो डिपेंड करता नहीं है नहीं कि नहीं ए नहीं कितना नहीं है नहीं, सर। नहीं, एक सेकंड, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कौन कौन बोल रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ये डिपेंड करेगा ए कि हम होगा। लोग बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, मतलब। ओके, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ अपने इसके रेफरेंस फ्रेम में ही, ये यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है ना, ग्राउंड पे जो बैठा है, ओके, इसके रेफरेंस फ्रेम में बताओ। व्हाट विल सर बी द ट्रक के फ्लोर पे फ्रिक्शन है ना? नहीं नहीं, कहीं नहीं है, स्मूथ सरफेस। अभी हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो तब तक सारी सरफेस स्मूथ। तो वो नॉर्मल पे डिपेंड करेगा ट्रक के फ्लोर। नॉर्मल तो वर्टिकल में लगता है, ट्रक कहाँ जा रहा है? सर बट अगर हाँ बताओ बताओ खुशी। मेरे हिसाब से तो ए ही होना चाहिए, हाँ ए होना चाहिए एक्सेलरेशन। ओके, अगर सर ब्लॉक ए का नहीं रहेगा। अगर ब्लॉक ओके, अगर सपोज ब्लॉक का एक्शन ए है, तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स है उसके पास में एम ए, राइट? अब बताओ वो एम ए फोर्स किसने लगाया? ओके, तो नहीं रहेगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, देखो अगर कोई चीज समझ में नहीं आया ना कि क्या होगा, तो उसका एफबीडी बना लो। ठीक है, हमने इसका एफबीडी बनाया, ये लो, ये ब्लॉक का एफबीडी बनाया, ये यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर फोर्स दिखाए। यहाँ पे क्या लगेगा? mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? नॉर्मल। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है? नहीं। अगर अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो ब्लॉक वहां पे रहेगा, ट्रक आगे निकल जाएगा, वो स्लिप होता रहेगा ट्रक उसके नीचे से, है ना? तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0 because there are no external force in the horizontal direction on that block. Fine भाई, सबको क्लियर हाँ, यस है सर। ना? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, स्प्रिंग बैलेंस सबने देखा हुआ है ना? स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है जिसके अंदर वो आती है, रीडिंग आती है, वो कुछ ऐसा होता है ना स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे हुक होता है और फिर वो खींचते हो तो इसके अंदर आती ही है, रीडिंग आती है ना? देखा हुआ है ना? तो ये किस चीज को करता है मेजर? ये एक्चुअली किसको मेजर कर रहा है? ये जो है ना रीडिंग है, ये क्या है? फोर्स, कि उस वाली स्प्रिंग के अंदर कितना टेंशन है उसको करता है ना मेजर।
जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा उसका रीडिंग आएगा। तो हमने क्या किया कि इसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब इस बार, पहले तो उसको ऐसे रखा हुआ था, अब इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक तुमने वो अपने लगा रखा है, इसका मीटर लगा रखा है डिजिटल वाला, जिसके अंदर वो लिखा हुआ आता है ना, जैसे कि आजकल डीमार्ट वगैरह में जाते हो तो जब भी सामान रखते हो सामने लिखा आता है कि इतने केजी इतने नहीं, राइट। तो वो सामने रीडिंग है। अब बताओ, अब तुम्हारा ब्लॉक आगे जाएगा? हाँ सर। यस सर। यस, अब जाएगा। क्यों? अब स्प्रिंग इसको खींच सकता है, और स्प्रिंग को मैंने बांधा हुआ है ट्रक के साथ में, तो स्प्रिंग को भी आगे जाना पड़ेगा और कहते हैं ट्रक को भी आगे जाना पड़ेगा। तो बताओ, अपने इक्वेशन लिखते हैं। मैंने लिखा एन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। अगर मैं उसका एफबीडी बनाऊं तो बोलूंगा कि ये मेरे पास में एक मास m है, और मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ ना, वर्टिकल में क्यों फालतू में लेने, वर्टिकल में कोई कुछ जा तो रहा नहीं है। यहाँ की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? मास इनटू अपना एक्सेलरेशन। भाई एकदम सही है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला इनर्शियल फ्रेम। क्यों इसको इनर्शियल फ्रेम क्यों बोला भाई? बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है, कितना रीडिंग आ रहा है इसका? m इंटू ए, है ना। और स्प्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगाएगा? राइट हैंड साइड में, टी। ओके, क्लियर? सर स्प्रिंग पहले इलोंगेट होना स्टार्ट करेगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो इलोंगेट हो रहा है, मैं तो स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है ना? हाँ भाई, तो इसको हमने बोल दिया, इसको बोल दिया इनर्शियल फ्रेम। अब क्या हुआ? अब तुमने यहाँ पे एक और अपने ऑब्जर्वर को लिया जो कि अंदर बैठा है, बस के अंदर ही। इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी को क्या दिख रहा होगा? फॉर ऑब्जर्वर बी, उसके फ्रेम में अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो बताओ इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एम। स्प्रिंग का फोर्स तो लग ही रहा है, राइट? हाँ भाई, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर तो आ रही है ना, रीडिंग आ रही है भाई, इसकी भी आंखें खुली हैं, इसको भी क्या हो रहा है ना, रीडिंग तो दिख रहा है। इसने देखा कि ये लो भाई, स्प्रिंग तो इतना फोर्स इसके ऊपर है लगा रहा है, कहां की तरफ लगा रहा है? कहते हैं राइट डायरेक्शन में। लेकिन इसके फ्रेम में क्या उसका एक्सेलरेशन है? अगर तुम बस के अंदर बैठे होते हो तो तुमको तुम्हारे साथ वाला इंसान तो स्टेशनरी लगता है, तो क्या बी के रेफरेंस फ्रेम में मास का एक्सेलरेशन है? नो सर। नहीं। अब मुझे बताओ भाई, वो कह रहा है कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो ये तो हमारा न्यूटन्स लॉ का अपने वायलेशन हो गया, राइट? तो दिस इज, हाँ बेटा। सर स्प्रिंग लगा है ना, तो फिर मूवमेंट तो दिखेगा अगर नहीं ना, ट्रक। हाँ हाँ, लेकिन तुम बताओ ना, अगर तुम बस के अंदर बैठे हो, तुम्हारे पास में भी एक और इंसान बस में बैठा है, तो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है सर। 0। तो अगर तुम ये बैठे हो, तुम यहाँ बैठी हो, यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड बैठा है कोई, तो तुम्हारे फ्रेम में फ्रेंड का एक्सेलरेशन कितना है? 0। लेकिन स्प्रिंग तो फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, क्योंकि उसको है ना रीडिंग तो दिख रहा है ना। तो ये तो हमारा, हाँ, तो ये हमारा न्यूटन्स ऑफ मोशन ऑफ लॉ का वायलेशन हो गया कि फोर्स लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए हमने बोला कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है ऑब्जर्वर बी जो है, ये हमारा कौन सा रेफरेंस फ्रेम है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो वायलेट हो गया। सर आप एक बार समझा सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ ए, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए या बी? ए। अरे ए तो अपना ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना है उसका? ए, क्योंकि आगे जा रहा है वो भी कहते ट्रक के साथ में। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में आगे जा रहा है तो आगे फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
ओके तो इसलिए हमने इसको बोला इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसके लिए वैलिड था। फिर मैं आया इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। बी के रेफरेंस फ्रेम में वो वैलिड ही नहीं था कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो ये बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एनएलएम नॉट वैलिड। तो अब क्या करेंगे बताओ? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज अब मैं इसको लगाऊंगा, कोई एक ऐसी चीज है ना लगा दूं ताकि मेरा आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दूं सपोज, तो अब इसके ऊपर कितना हो गया रिजल्टेंट फोर्स? 0। नाउ एफ नेट क्या बन गया? 0। तो मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। और हमको पता है कि इसके रेफरेंस फ्रेम में तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ब्लॉक है वो कितना है? 0 है ना। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा चीज लगाई है इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सर मतलब ये सूडो फोर्स लगाने का पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। नहीं, अब तो ऑब्जेक्ट अब बी का सुनो, बी भी नहीं समझा सर। तो ये सूडो फोर्स हम लोग इसलिए डालते ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बना सके। हाँ यस, ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर मैं एक सूडो फोर्स को लगा दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो सही आएगा। जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आंसर को सही लाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसमें सब्ट्रैक्ट किया ना 1, तो हमारा आंसर सही हो गया। ऑल्दो हमारा स्केल खराब था लेकिन हमारा आंसर कैसा हो गया? सही आ गया ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरा कहते हैं रेफरेंस फ्रेम है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? कहते राइट हैंड साइड में जा रहा है ना। देखो यहाँ पे जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक फोर्स लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मेरी इक्वेशन कैसी है? वैलिड है। अब मेरा आंसर कैसा आएगा? सही आएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको एक स्टेटमेंट में लिखूं, while solving question, ठीक है, if you apply a force mass into acceleration, ठीक है, अब यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम in opposite direction, opposite direction to acceleration of reference frame, then you can apply Newton's laws of motion. अब तुम्हारी इक्वेशन क्या है? 1 वैलिड है। तो सूडो फोर्स जो है दिस इज जस्ट ए ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि इमेजिनरी चीज है ना, रियल में तो कुछ है नहीं। तो ऑब्जेक्ट बी एक और बार समझा सकते, वो अब तक नहीं समझा। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जर्वर है वो, ऑब्जर्वर हाँ सर, ऑब्जर्वर बी। देखो जो ऑब्जर्वर तुम्हारा बी है जो कि बस के अंदर ही बैठा है, उसको क्या लग रहा है? उसको क्या लगेगा कि जो तुम्हारा ब्लॉक है वो स्टेशनरी है। यस सर। राइट, ओके। लेकिन इसके ये जो ब्लॉक है इसके पे राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है ना, स्प्रिंग तो फोर्स लगा ही रही है। यस सर। और इसके फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब इसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए उतने ही मैग्नीट्यूड का। तो मैंने क्या किया, एक ये फोर्स लगा दिया मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, ताकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये क्या करे, एक दूसरे को अपने बैलेंस कर दे। तो अब इसके फ्रेम में सब कुछ सही है। इसने बोला कि क्या रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी 0 है। तो सूडो फोर्स इज जस्ट ए ट्रिक। ओके, और अब बताओ। मतलब देखना पड़ेगा ना सर कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है कि यस, पहले हमको खुद सोचना पड़ेगा कि तुम किसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि तो यहाँ पे जो तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है उसका मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी फ्रेम ना, जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है,
और ये जो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है, ये जो है बी, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूं, इन सिंपल वर्ड, accelerating frame are non-inertial. जो रेफरेंस फ्रेम तुम्हारे एक्सेलरेटिंग होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं? नॉन इनर्शियल। अब बताओ यूनिवर्स में कोई भी इनर्शियल फ्रेम, बताओ यूनिवर्स में कोई भी अपना इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करता है? नो। सपोज तुमने भाई, जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ इज, सो थोड़ा सा ऊपर दिखाए ना वो जो लिखा है स्टेटमेंट। हाँ हाँ लिखो। सर तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक्सेलरेटिंग फ्रेम को रेस्ट पे लाना। बस और क्या भाई, हमको अपने रेफरेंस फ्रेम तो हमारी मर्जी होती है ना, जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स के अंदर भी किए थे। हम किसी भी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते थे और कभी कभी हमने रिलेटिव में सॉल्व किया था। तो हमारी मर्जी है ना रेफरेंस फ्रेम किसको लेना है। तो दिस इज वन अनदर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अभी आ गया हूं। देखो यस। सपोज किसी ने बोला कि अर्थ, ये हमारे पास में अर्थ है, हम क्या मान के चलते हैं? जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बोला, मैंने इसको बोला ना इनर्शियल फ्रेम। क्यों? ये बंदा हमारा ग्राउंड पे बैठा था और हमने अज्यूम किया था कि ग्राउंड कैसा है, एक इनर्शियल फ्रेम है। अब मुझे बताओ, ये मैं यहाँ पे बैठा था अपने इसके ऊपर यहाँ पर, और ये हमारे पास में है सन। अर्थ जो है ना रोटेट करता है सन के अराउंड, ऐसे, है ना? तो बताओ मतलब कि अर्थ जो है वो ना इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं? नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ, जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ, यहाँ आएगा तो यहाँ की तरफ। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? अगर मतलब कि कंप्लीट अर्थ का भी एक्सेलरेशन है और हम अगर इसके ऊपर ही बैठे हैं तो हमारा भी एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हूं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? ओके, सन की बात करते हैं। क्या सन हमारे पास में इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है? यस सर। नहीं भाई, सन भी किसी ना किसी गैलेक्सी में किसी के अराउंड घूम रहा होगा। तो हर चीज कहीं ना कहीं तो घूम ही रही होती है ना। जैसे ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ घूम रहा है, मून घूम रहा है, ठीक है? मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, ये सन भी कहीं तो घूम रहा होगा। तो इन शॉर्ट, इन यूनिवर्स नो इनर्शियल फ्रेम इज देयर। कोई इनर्शियल फ्रेम नहीं है, एवरीथिंग इज एन रिलेटिव। No inertial frame exist, but big but, ठीक है, we assume earth to be a inertial frame, or you can say rest। हम अर्थ को अज्यूम करते हैं कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है? अर्थ एक्चुअल में स्टेशनरी तो नहीं है यार, हम अज्यूम करते हैं कि ठीक है यार, कहीं ना कहीं तो हमको कोई चीज तो अज्यूम करनी पड़ेगी ना। तो हमने मैं अज्यूम किया है कि अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम।
अर्थ को हम स्टेशनरी एज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर मैं लगे अर्थ मेरा स्टेशनरी है तो मैं क्या बोलूंगा, एनी फ्रेम which moving with constant velocity or at rest with respect to earth, वो क्या बन जाएगा, इनर्शियल बनेगा और नॉन इनर्शियल? सर इनर्शियल। Any frame which is accelerating with respect to earth, ये हमारे पास बन जाएगा इनर्शियल, ये कैसा बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। ये हमने एज्यूम किया है भाई, हम मान के चलते हैं ना कि मैं अर्थ है ना स्टेशनरी है, तो वही ये हमारा अजम्पशन पे चलता है। लेकिन हाँ सर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों भाई, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 हो गया तो आप सूडो फोर्स कितना लगाओगे, 0, है ना। हाँ बस, तो अगर तुम्हारा कहते हैं सूडो फोर्स भी अगर 0 है तो इनर्शियल तो है वो, ठीक है भाई। तुम्हारे पास में कहते सूडो फोर्स कब आया, जब तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन था। अगर तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम का कांस्टेंट वेलोसिटी होता फिर तो दिक्कत ही नहीं थी कोई। चलो एक क्वेश्चन करता हूं फिर तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो जो लिखना था तो। अरे रुक जा, मैं पूरा पीडीएफ है ना शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, ये हमारे पास में कैसा ग्राउंड है, यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है। एक ये हमारे पास में एक लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक मैन बैठा है, इसका मास है m, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद द एक्सेलरेशन a। बताओ व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, बताओ। ये फाइंड नॉर्मल फोर्स applied by floor of lift। चलो करो, ये तो इजी है mg+a रहेगा ना भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। इसके फ्रेम में देखो तो यहाँ जो इंसान बैठा है वो क्या बोलेगा कि तुम्हारा जो मास कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसने एफबीडी बनाया, इसको मैंने बोल दिया सपोज ए, तो मैंने लिखा इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। इसका एफबीडी बनाओ, एक मास है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg, ऊपर नॉर्मल, और क्या हो रहा है, हाँ भाई कहाँ की तरफ एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है a, ठीक है। और अब देखो जिसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है? इनर्शियल है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या बनेगा, n माइनस mg इक्वल टू m इंटू a। तो यहां से n की वैल्यू क्या बन जाएगी, mg+a। क्लियर है सबको? सर ये तो नॉर्मल हो गया सर, हम लोग सॉल्व करते थे पहले वाले सर। हाँ इसमें कुछ सूडो फोर्स का कुछ था ही नहीं सर। हाँ तो रुको भाई, तुमको है ना ये चीज भी तो बताऊंगा ना कि कहाँ पे सूडो फोर्स की जरूरत आएगी। भाई तुमको खुद को सोचना पड़ेगा ना कि अगर सारे क्वेश्चन में सूडो फोर्स वाले करवा दूंगा तो तुमको कैसे पता लगेगा कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि यहाँ करना था यहाँ नहीं करना था। हाँ ओके, तो इतना समझ में आया? यस ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, मेथड 2।
ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड, ये हमारे पास में लिफ्ट, ये मैन, ये ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ए। पहले हमने इसके फ्रेम में सॉल्व किया था ना, ए के फ्रेम में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसके फ्रेम में सॉल्व नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा वर्ड नहीं। हमने अपने ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया इसके ऊपर, लिफ्ट के अंदर ही बिठा दिया। अब बताओ, अब जो मेरा ऑब्जर्वर बी है, सो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, तो इसका एफबीडी बनाऊं पहले, ये बनाया एफबीडी। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ mg, ऊपर नॉर्मल, और कोई लगेगा? सूडो फोर्स। कहां की तरफ लगेगा सूडो फोर्स? जो मेरा ऑब्जर्वर है वो कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना विद एक्सेलरेशन a, सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो अपना सूडो फोर्स कहां की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो ये लो नीचे की तरफ मैंने सूडो फोर्स लगा दिया Fp, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इनटू सूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ हम लोग लिखते हैं क्या अलग से कि ये सूडो फोर्स है? हाँ तो ऐसा लिख दो मतलब कि Fp, लेकिन तुमको पहले ऊपर लिखना पड़ेगा कि इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी सॉल्व कर रहे हो, है ना। अगर रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा बी है तो ही तो सूडो फोर्स लगाओगे ना, नहीं तो सूडो फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि बी इज नॉन इनर्शियल। तो if I want to solve the question in the non-inertial frame and if I want to get the right answer, तो मेरा right answer कैसे आएगा, after applying the pseudo force। तो मैंने pseudo force को लगा दिया। अब बताओ मुझे B के रेफरेंस फ्रेम में ये जो मैन है इसका क्या हो रहा है? सर वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। तो ये जो मैन है ये क्या बोलेगा कि एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0। सर। तो अगर 0 है तो इसके रेफरेंस फ्रेम में फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो ये क्या बोलेगा, नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस ma। तो देखो आंसर सेम आया। यस सर। हाँ तो देखो यही चीज है। तुम जैसे कि मैं पहले बोलता था ना कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इन द ग्राउंड फ्रेम। अगर तुमको रेफरेंस फ्रेम चेंज करके सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व। सेम चीज यहाँ पे है, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द ग्राउंड फ्रेम, यू कैन सॉल्व इन द ग्राउंड फ्रेम। ये लो हमारे पास में ये है मेथड। अगर तुमको किसी और कहते हैं रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व सर करना, आपने ये सर कि n इज इक्वल टू mg प्लस ma, अच्छा एक हाँ, तरफ से आपने लिखा है, मतलब क्योंकि नेगेटिव हुआ है हाँ सर। लाइक मतलब मैं समझा नहीं कि आपने सूडो फोर्स नीचे तो लगाया, ठीक है सर, पर उसके बाद n तो ऊपर जा रहा है ना, मतलब n तो ऊपर है ना, ये दोनों तो फोर्स नीचे है। अरे तो बताओ अगर इसके फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, in the reference frame of B, what is the acceleration of mass? सर वैसा तो नहीं है सर, 0 है ना, 0 है ना। तो अगर Yes, किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? अरे बताओ ना। यस अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, यस सर नहीं, मुझे बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है यस तो सर। उस पार्टिकल पे ना रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? तो सर अगर उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका कोई फोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, फोर्स लग सकते हैं लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? उसका रिजल्टेंट तो सर लाइक समझा नहीं सर आप क्या पूछ रहे हैं। अरे यार तुम बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, यस सर। और उसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर लाइक सब बैलेंस हो रहा है, हाँ मतलब तुम बोलोगे ना परफेक्टली कि बैलेंस हो रहा है। मतलब उनका रिजल्टेंट 0 है। यस सर।
तो मतलब ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्स। अच्छा समझा सर, आपने वैसा बोल रहे थे हम। तो ये ऊपर लग रहे थे, ये मेरे पास वो नीचे लग रहे थे, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया, अच्छा सर, है ना। मैं जब वो पुराना मेथड था उससे सोचा था, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चलो आ गया। सपोज तुम्हारे पास में एक ये रखा हुआ है वेज, ये वेज एंड फिक्स है, फिक्स वेज, ये एंगल थीटा, स्मूथ एंड फिक्स। एक एम ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ दिया एम, और ये जो लेंथ है सपोज इसको मैंने बोल दिया एल। बताओ ब्लॉक को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच एट बॉटम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, फटाफट। Sir, root of 2L by G sin theta. यस भाई, देखो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना तो आता ही है, राइट। तो अगर पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो तो इसी लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि तुम्हारा जो वेज है वो कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स है। इस लाइन के अलोंग फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, g sin थीटा। अब बताओ इस लाइन के अलोंग अपने इक्वेशन लिखेंगे, L इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। L इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, प्लस हाफ इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास t का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2L अपॉन g sin थीटा, राइट। हाँ भाई सही है, सबको आया, किसको नहीं आया। किरण, सर हाँ बताओ, आया आंसर ये वाला हाँ, जो मैंने हाँ लिखा। सर, हाँ हाँ सर। गुड। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेके आता हूं मैं। अब तुमको हाउ विल यू थिंक कि मुझे इनर्शियल फ्रेम में करना है कि और नॉन इनर्शियल में करना है। बताओ इस क्वेश्चन को हमने कहाँ सॉल्व किया था, इनर्शियल फ्रेम में, है ना, क्योंकि हमने अपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया है, इन इनर्शियल फ्रेम। अब सपोज तुम्हारे पास में एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इसमें एक अपने इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक रखा हुआ है ब्लॉक, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो ये जो लिफ्ट है ये सपोज यहां पहुंच गई, ठीक है, और तुम्हारा ये जो है ना ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। भाई ऐसा होगा ना कभी तो, हाँ भाई, ये देखो ऐसा होगा, राइट। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड टाइम टू रीच एट बॉटम, तो अब यहाँ पे तो तुमको मेरे में दिमाग इसमें थोड़ा लगाना है। लैग हुआ था सर, आप वापस समझा सकते हो क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि एक तुम्हारे पास है लिफ्ट है, ये तो ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था ना, ये वाला इंक्लाइन हाँ प्लेन, सर। इसी को मैंने अपने इसमें रख दिया लिफ्ट के अंदर, और अब ना लिफ्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब देखो, अब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो तुम्हारा ये जो है ना वेज ये ऊपर जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो ये है ब्लॉक है इसको स्लिप भी करना है नीचे, तो फाइनली कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा ना कि ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड टाइम टू रीच एट द बॉटम, कि मतलब ब्लॉक को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो मुझे बताओ कि कौन सा रेफरेंस फ्रेम तुम्हारे लिए अच्छा है।
क्या तुम इसके फ्रेम में सॉल्व करोगे या फिर जो तुम्हारा मतलब ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है उसके फ्रेम में सॉल्व करोगे? कौन सा रेफरेंस फ्रेम अच्छा है सॉल्व करने के हिसाब से? सर लेफ्ट ऑब्जर्वर जो अंदर थोड़ा बैठा सा हुआ है। बैठा है। जो अंदर हाँ? बैठा है। जो अंदर बैठा है। क्यों भाई? मतलब अंदर वाले का जो रेफरेंस फ्रेम बहुत अच्छा है, वो क्या बोलेगा कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एल, जो भी इसका ये लेंथ है ना, ये वाला लेंथ। लेकिन जो बाहर वाला है, बाहर वाले के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। बाहर वाला तो कहेगा यार तुम मतलब ऊपर भी जा रहे हो और तुम नीचे भी आ रहे हो यार, हाउ विल आई कैलकुलेट? तो अब हमको सोचना है कि हाँ रेफरेंस फ्रेम कौन सा अच्छा है हमारे लिए। तो अब हम बोलेंगे कि हम उसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करेंगे जो इंसान उसके अंदर बैठा है। अब बताओ, जो इंसान उसके अंदर बैठा है वो कहाँ बैठा है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा है। तो अगर तुम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करोगे? सूडो फोर्स लगाएंगे। तो यस, तो अभी हमने क्या किया, ये बनाया बॉक्स बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये एफबीडी की भी हमको अंदर ही बनाना है ना, तो डायग्राम अपने बड़ा बना देते हैं। और मैंने ऑब्जर्वर यहां बिठा दिया और ये बना दिया मेरा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ। कितने फोर्स लगेंगे? नंबर ऑफ फोर्सेस, एक तो mg, राइट, और बताओ नॉर्मल। नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और इसके रेफरेंस फ्रेम में सूडो फोर्स, ये आएगा ना। सूडो फोर्स कहाँ की तरफ आएगा? तुम्हारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तुम्हारा ऑब्जर्वर, तो तुम्हारा क्या, तो सूडो फोर्स कहाँ पे आएगा? नीचे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और फोर्स लग गया m इंटू ए, बस। और अब तुमको निकालना है कि पार्टिकल को यहां से यहाँ पे आना है तो यार कितना टाइम लगेगा। कैसे करोगे? सर एक डाउट है। हाँ सर वो तो बात समझ में आ गई कि लेफ्ट में जो अंदर है वो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए सूडो फोर्स हाँ लगेगा और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बट सर जो जन अंदर है वो तो मतलब उसे तो बस इतना ही दिखेगा ना कि ब्लॉक ऐसे नीचे ही स्लाइड डाउन कर रहा है। हाँ, तो उसके फ्रेम में तो कर रहा हूँ ना कि उसको, सर तो तभी हमें तो कह रहा हूँ ना। सूडो फोर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है, मतलब ऐसे ही क्यों नहीं हो रहा? अरे क्योंकि तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है वो कैसा है, कौन सा फ्रेम है? वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल? सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट उससे मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब क्योंकि वो उसे तो यहाँ यही दिखेगा यहाँ ना। पे आओ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आओ। अगर मैं इसके फ्रेम में बात करता तो क्या मेरा आंसर सही आता? ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर बी ने क्या बोला था कि तुम्हारे ऊपर तो फोर्स लग रहा है लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो मेरी सर बट इस कैलकुलेशन लिफ्ट वाले में तो उसका हो रहा है ना, जो ब्लॉक है। क्या हो क्या रहा है? तो सर हमारा बी के फ्रेम में तो सर दिख रहा है ना कि ब्लॉक नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है बी के फ्रेम में ब्लॉक नीचे? हम तो जाने दो ना, क्या समस्या है? लेकिन मैं सूडो फोर्स तो लगाऊंगा ना। अच्छा ओके ओके, सर। नहीं मैं, ठीक है, इसको एक बार होल्ड पे रखो। मैं तुमको एक सिंपल चीज बताता हूँ। कभी तुम अगर बस के अंदर जाते हो, बस एकदम से ब्रेक मार देता है तो क्या होता है? सर आगे की तरफ धक्का लगता है सर। क्यों लगता है? देखो, जैसे ये हमारे पास में एक ये ग्राउंड है, ये हमारे पास में जा रही है बस, ठीक है। ये तुम्हारे ये बस की सीट है। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमको कहते हो सीट नहीं मिली, तुम आगे जा रहे हो विद द वेलोसिटी v, और ब्रेक, बस ने एकदम से अपना ब्रेक मार दिया, तो तुम कहाँ की तरफ गिरते हो? तो तुम आगे या पीछे? सर आगे की तरफ। अब देखते हैं कैसे। अगर उसको रुकना है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है बताओ? सर पीछे की तरफ है ना भाई, क्योंकि अगर उसको रुकना है तो अपने रिटार्डेशन करना पड़ेगा। हाँ सर रिटार्डेशन का मतलब क्या रिटार्डेशन होता है? रहेगा। तो पीछे। तो मतलब कि इसका एक्सेलरेशन तुमने कहाँ की तरफ किया? पीछे की तरफ। तुम इसके अंदर बैठे हो ना, ठीक है। तो ये लो, ये तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ था इसकी बात कर रहा हूँ, बस की बात कर रहा हूँ। बस अपने आप में ऑब्जर्वर है। तो तुम यहाँ पे, तुम्हारे ऊपर कहते सूडो फोर्स कहाँ पे लगाऊंगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड?
फॉरवर्ड लग रहा है सर। फॉरवर्ड लगेगा तो ही तो तुम आगे अपने गिर जाते हो ना, आगे गिर जाते हो। क्यों? जिस रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो उस रेफरेंस फ्रेम के अंदर तुमको देखना पड़ेगा कि सूडो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसके बस के रेफरेंस फ्रेम में तुम कहाँ गिर रहे हो? आगे गिर रहे हो। क्यों? क्योंकि बस के रेफरेंस फ्रेम में तुम्हारे ऊपर कहते सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम चीज अगर जब स्टार्ट होती है बस तो क्या होता है? कहाँ पे सर लगता है धक्का? पीछे की तरफ फोर्स लगता है हमारे ऊपर। ये लो, ये तुम्हारे पास में ये है स्टेशनरी बस है और ये स्टार्ट हो गया मूविंग। ये तुम्हारे पास में सीट है और ये यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, तो मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आया? फॉरवर्ड। अब बस का एक्सेलरेशन ना, तो तुम्हारे ऊपर कहाँ फोर्स लगता है? सूडो फोर्स पीछे की तरफ, तो तुम पीछे गिरते हो। सेम चीज कहाँ सर होती तो है बस फ्लाइट के सिंपली अंदर? पहले चेक कर लेंगे कि फ्रेम में एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं, और फिर अगर हो रहा है तो एग्जैक्टली सूडो फोर्स के लिए हम लोग बस उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे ना। ऑपोजिट में लगा दो तो तुम्हारी कैलकुलेशन सही आ जाएगी। ओके सर। ठीक है ना? अब जैसे जैसे फ्लाइट के अंदर देखो, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो कहाँ की तरफ धक्का लगता है? पीछे या आगे? सर पीछे की तरफ। है ना? क्यों? उसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो तुम कहाँ की तरफ जाते हो? पीछे की तरफ। जब फ्लाइट लैंड करता है सर तब आगे की तरफ लगने लगता है। क्योंकि रिटार्डेशन होता है ना प्लेन में। ठीक है, तो ऊपर वाला केस बन गया। तो मतलब अगर तुम एक जब व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, जस्ट अप्लाई द सूडो फोर्स और उसके बाद में अपने सिंपल कैलकुलेशन दीजिए जैसे आज तक करते आए हैं, तुम्हारा आंसर सही आएगा। ओके थैंक यू सर। है ना? ओके, तो अब बताओ, अब हमने इसके फ्रेम में देखा, इसके फ्रेम में कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3। अब भूल जाओ कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, क्योंकि जैसे ही मैंने सूडो फोर्स लगा दिया, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन आर वैलिड। ठीक है, अब वो इक्वेशन अगर वैलिड है तो मैं देखूंगा ये है मेरी लाइन ऑफ मोशन, तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या आएंगे दोनों फोर्सेस के? एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, राइट। और यहां की तरफ क्या आएंगे? पीछे की तरफ एम ए कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बताओ? ए प्लस जी साइन थीटा। कहां की तरफ? अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो बताओ अब उसको यहां से यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगेगा? अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू रूट 2l अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दिस इक्वेशन? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, क्योंकि इस लाइन के अलोंग तुम्हारा एक्सटेंशन कितना है? 0 ना, वर्टिकल वाली में, ये वाली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? नो हम लोग डाउट इसको सर। सर इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो पूरा लिफ्ट का इंक्लाइन प्लेन है वो मूव ही नहीं कर रहा और बस एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। हाँ, और क्या भाई, सूडो फोर्स का मतलब ही वही हुआ ना। सर तो हम लोग उसने को क्या ये बोला कि नहीं, फिर ठीक ये है, रेफरेंस फ्रेम का उतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना, फिर पूरा रेफरेंस फ्रेम तो बना के ये फिर। अरे तो हाँ, तो बात तो वही हुई ना भाई। तुम कहते सूडो फोर्स, देखो अगर तुमको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो तुमने बोला उल्टा फोर्स लगाओ सॉल्व कर डालो, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मुझे कुछ बोलना है तो एक अच्छा तरीका होना चाहिए ना, सोफिस्टिकेटेड वे। तो मैंने बोला नहीं, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट वी आर डूइंग दिस। ठीक है, देखो अल्टीमेटली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में, तो हम इतना थोड़ी ना लिखेंगे यार, हम तो उल्टा फोर्स लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ये तो कैसे समझाने के लिए है बस। ठीक है? हाँ भाई, चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूं, और ये जो तुमको याद रखना है, इसका जो आएगा ना रिजल्ट, वो याद रखना है। दिस रिजल्ट मस्ट
बी रिमेम्बर, क्योंकि ये बहुत काम में आता है, ये आगे भी काम में आता है बहुत। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ये है स्मूथ, एक इसके ऊपर रखा हुआ है वेज, ये वेज रखा हुआ है, ये एंगल थीटा, इसके ऊपर एक ये रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं ब्लॉक को, इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंशन है ए, ठीक है। ओके, अब बताओ फाइंड ए सच दैट, अब स्टेटमेंट के तरीके, ब्लॉक इज मूविंग ओनली हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to wedge, block does not slip on wedge। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं तीन, क्या इन सर तीनों सेम स्टेटमेंट का मतलब एक ही, स्टेटमेंट इन तीनों का एक ही मतलब है। देखो पहले में क्या बोला है, ब्लॉक इज मूविंग ओनली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ब्लॉक अगर ओनली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो मतलब कि ये ऐसे जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब इसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है दैट इज 0। और जो तुम्हारा ये है वेज, इसको तो हॉरिजॉन्टली ही वो करना है, मूव करना है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि ये तो उड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये लो, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, अगर वेज का एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल में ए है, जो ब्लॉक है उसका भी हॉरिजॉन्टल में ए है, तो इन दोनों का रिलेटिव कितना हो गया, 0। और अगर रिलेटिव 0 हो गया मतलब क्या, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो तीनों का मतलब एक ही है। अब एग्जाम में तुमको जो स्टेटमेंट दे उसके हिसाब से दिमाग लगाना है। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो अपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं, एक इसके फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं, वेज के फ्रेम में। तो पहले किसके फ्रेम में सॉल्व करोगे बताओ। सर वेज के दोनों फ्रेम बताओ। में इजी रहेगा, बट एक बार आप ग्राउंड फ्रेम में कर दीजिए पहले। हाँ हाँ, नहीं ना, दोनों बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना कि अपना डिफरेंशिएट कहाँ पे होता है। तो पहले हमने सॉल्व किया क्या अपने ग्राउंड फ्रेम में, एन ग्राउंड फ्रेम। तो देखो अब ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में वेज है, ये हमारे पास में ये वेज, और इसके ऊपर ये रखा हुआ है ये, राइट। तो इसका सर इस एफबीडी बनाते क्वेश्चन हैं। का मतलब क्या है, लाइक ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव करे उसके उसके बेसिस में हमें बनाना है, या ब्लॉक तो हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता ना सर, उससे तो स्लाइड ही होगा ना। नहीं होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि उसको ये जो तुम्हारा है ना वेज, इसका एक्सेलरेशन में क्या रखूं कि वो स्लाइड ना हो। अच्छा समझा सर। अगर वो स्टेशनरी रहा तो फिर तो स्लाइड करना ही है उसने, है ना भाई, जैसे ऊपर कर रहा था ना, स्लाइड कर रहा था, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं ताकि वो नीचे आ ही ना पाए, है ना, तो उसकी तो बात उसके कर रहा हूं मैं। वर्टिकल फोर्स को 0 करना होगा ना। हाँ, तो हम उसी के लिए अब कंडीशन निकाल रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट। तो देखो अब देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं। एक तो लगेगा नॉर्मल, वो यहाँ पे लगेगा वर्टिकली, ठीक है, ये लगेगा नॉर्मल, और एक लगेगा नीचे की तरफ mg, बस इतने फोर्स है। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ पे बैठा है मेरा ऑब्जर्वर, राइट। और मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक को सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जाना है, वर्टिकल में जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर वर्टिकल में गया तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। वेज कैन नॉट मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब कंपोनेंट करते हैं, ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, n cos थीटा, यहाँ की तरफ n
साइन थीटा, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन n sin theta equal to तो पहले लिखेंगे कि n sin थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? और वर्टिकल में कितना एक्सेलरेशन? 0। तो क्या बन जाएगा? n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, है ना? हाँ भाई सब लोग, देखो किसी को डाउट है तो है ना, रोक देना मुझे। हाँ भाई इतना क्लियर है? Yes. बस Yes, अब sir. इन दोनों इक्वेशन, भाई इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा? g tan थीटा। तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज g sin theta, then the block will move only in the horizontal direction, or you can say it will be relatively stationary in the reference frame of wedge. Okay, what will be the normal force in this case? क्या होगा नॉर्मल फोर्स? ये देखो इस वाली इक्वेशन से यहां से n का वैल्यू क्या बन जाएगा? mg बाई cos थीटा, तो mg sec थीटा। ठीक है? सर आपने अभी क्या किया मैं वो नहीं समझा सर। लाइक अरे आपने भाई वो जो तुम्हारा ब्लॉक है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है नॉर्मल, यस है ना, सर। और एक लग रहा है mg। बस, तो मैंने क्या किया, उन दोनों के कंपोनेंट कर लिए। तो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया उससे मैंने क्या लिखा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये है ना मैं n sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अपना इक्वेशन 1, n sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन कितना? 0 है, क्योंकि पार्ट उसको स्लाइड नहीं करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा? n cos थीटा इक्वल टू mg, फोर्सेस को आपने बैलेंस कर दिया। हाँ, अरे हाँ या नहीं? यस अरे फालतू में मत बोलना यस, अगर समझ में आ रहा है तो यस बोलना। बताओ, पहली सर इक्वेशन आपने मैंने वो कहा हॉरिजॉन्टल, था कि लाइक वर्टिकल जो वर्टिकल फोर्स है वो 0 होगा, मतलब उसका जो हाँ नीचे वो नहीं आना चाहिए। तो वो हाँ हाँ, कंडीशन तभी तो तो मैं हमने कह, हाँ लगाया ही नहीं कहीं। तो लगा तो दिया ना कि ए वाई इज 0। ये देखो इसको आपने बैलेंस कर दिया ना। अगर पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर मैंने 0 कर दिया, मतलब पार्टिकल आ ही नहीं रहा है, मतलब कि अच्छा तो आपने बैलेंस करके उसको ये किया, ठीक है सर। बैलेंस कर दिया ना। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था ये वाला, उसको मैंने क्या लिख दिया? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो उसको जाना ही है ब्लॉक के साथ में, तो उसको लिख दिया। इक्वेशन भी दो, वेरिएबल भी दो। ठीक है? तो ये याद रखना है हमको कि अगर इस वाली सिचुएशन में अगर a इक्वल टू जी टेन थीटा बन जाएगा तो हमारे पास में द ब्लॉक विल बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेथड 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, बताओ इस पूरे सिस्टम में कौन सा रेफरेंस फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल है? edge वेज, बिकॉज वेज इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a। तो ये लो, हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया इसके ऊपर ही। अब ये जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है ये कैसा बन गया? नॉन इनर्शियल। अब मैं इसके ऊपर ये किया, अब मैं सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितने लगते हैं? mg, राइट, और नॉर्मल, और कौन सा लगाओगे? pseudo force सूडो फोर्स। कहां की तरफ लगेगा सूडो फोर्स? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में? left लेफ्ट साइड लेफ्ट,
बिकॉज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था वो राइट हैंड साइड में था, तो हमारा जो सूडो फोर्स आएगा वो कहाँ पे लग गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लग गया Fp और वैल्यू क्या आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ सर वो यहाँ जो सर वो जो ऑब्जर्व, सूडो फोर्स सर वो जो सूडो फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट लगता है ना? हाँ यस यस, जहां भी तुम्हारा एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट, राइट। रेफरेंस फ्रेम का जहां भी एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में लगा दो बस। अरे जैसे वो करते थे ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करते थे, रेफरेंस फ्रेम को उल्टा करके ऐड कर देते थे ना। हाँ सर। यहाँ भी हमने उल्टा करके ऐड ही किया है, बात तो वही है। ठीक है, अब बताओ इसके फ्रेम में ब्लॉक कैसा है, स्टेशनरी। तो मतलब कि सारे के सारे फोर्सेस का जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यस ओके, तो ये लो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n sin थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा, n cos थीटा। ठीक है, तो अब बैलेंस कर दो, तो क्या बन जाएगा, mg इक्वल टू n cos थीटा, है ना, और ma इक्वल टू n sin थीटा। ध्यान से देखो, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन ही है दोनों। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, a इक्वल टू जी टेन थीटा एंड नॉर्मल इक्वल टू एम जी सेक थीटा, सेम चीज, कोई चेंज नहीं है। हाँ बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, एनीवन। सर ये ऐसे सम्स में मतलब दोनों मेथड से हो रहा है, तो ऐसा कोई हाँ सम हो, आएगा जिसमें हाँ सर ऐसा कोई सम आएगा जिसमें स्पेसिफिकली सूडो फोर्स का ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? नहीं, देखो सूडो फोर्स लगाने से क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है बस, और कुछ नहीं है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व, है ना। ओके। अब जैसे कि बताओ, जो यहाँ वाला क्वेश्चन था, ये वाला, अगर इसको तुम ग्राउंड फ्रेम में करते ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि वो ऊपर भी जा रहा है, उसको कहते हैं राइट में भी जाना है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं ऑब्जर्वर को रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही बिठा दूं, मतलब लिफ्ट के अंदर ही बिठा दूं, तो कैलकुलेशन विल बी इजियर, तो हमने इजी कर दिया। ठीक है, चलो और करो एक, अगर किसी ने एससीवी सॉल्व की हो तो मैं एससीवी का एक क्वेश्चन देता हूँ। सर। हाँ, सर उसमें कौन सा रिजल्ट याद करना है? कि a इक्वल टू अपना जी टेन थीटा वाला, और वो तुमको याद अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतने क्वेश्चन आएंगे आगे, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, ये तुमको दिया हुआ है, एक वेज है यहाँ पर, याद आया किसी को ये क्वेश्चन, खुशी। ठीक है, ये एंगल थीटा, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास x, हमको बोला है फाइंड x such that m2 does not slip on m1। चलो करो, तो देखो ये तुमको जो यहाँ पे आया ना रिजल्ट, इसका एप्लीकेशन आएगा हमेशा, ऐसा थोड़ी ना कि वो तुमसे आंसर पूछेंगे डायरेक्टली। चलो इस क्वेश्चन को करो, 3 मिनट का टाइम है बस।
सर x की वैल्यू m1 into tan theta plus 1 by 1 minus tan theta है। ओके, तो देखो हमको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दी हुई है, m2 डज नॉट स्लिप, मतलब कि ये जो वेज है इसका एक्सलेशन हमारे पास में कितना होना चाहिए, जी टेन थीटा होना चाहिए ना। इसका अगर और जी टेन थीटा तो इसका भी कितना होगा, जी टेन थीटा, क्योंकि स्लिप तो करवाना नहीं है, मतलब कि उसका भी हॉरिजॉन्टल इसका भी हॉरिजॉन्टल। अगर ये अपने जी टेन थीटा से आगे जा रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, जी टेन थीटा से अपना नीचे आएगा, क्योंकि अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो सपोज यहाँ पे लग रहा है t, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू जी माइनस टी इक्वल टू एक्स इंटू जी टेन थीटा, इक्वेशन 1। हाँ भाई बताओ, सही है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है टेंशन T, और ये पूरे सिस्टम को लेके जा रहा है आगे, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन कितना है जी टेन थीटा इक्वल टू फोर्स कितना है टेंशन T। अब बस यहाँ से एलिमिनेट कर दो टेंशन को, तुम्हारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ भाई बताओ, सो गए क्या सब लोग। श्रेयांश, यस सर। हाँ बताओ। नहीं सर, एक्चुअली गलत आंसर था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने करवाया समझ में आ गया। यस सर। ओके, यशस। यस सर। हाँ, आया समझ में। हाँ सर। गुड, चलो ठीक है, अब मैं होमवर्क लिखो। होमवर्क लेक्चर जो 6 है, ठीक है, लेक्चर 6 का 1 to 8 एग्जाम्पल, लेक्चर 4 का एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12, जो मैंने उस टाइम बोला था कि उसको एक बार के लिए छोड़ दो, उसको अभी तुम कर सकते हो, उसमें सब लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, जी टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, और ना उसमें एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा, वेज कंस्ट्रेंट वाला भी। ठीक है, और बताता हूँ कौन सा। हाँ, और अपना एससीवी के अंदर सॉल्व एग्जांपल, examples and exercise. Now you can solve all the question. All question. ठीक है, तो अपना अगला क्लास है सैटरडे को है, सैटरडे तक ट्राई करो कि तुम इतना कर पाओ, फिर आगे अपने सर मेरा एचसीवी का सर हो गया सर, सूडो फोर्स छोड़ के सर ऑलमोस्ट सब हो गया सर अभी क्या करूं? हाँ तो वही है, हाँ तो अब अपना उसको करो ना, सूडो फोर्स वाले करो। उसमें से थोड़े बहुत सूडो फोर्स के मतलब दूसरे टाइप से किया है, मतलब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके। हाँ तो अब कहते हैं उसको उससे ट्राई करो, सूडो फोर्स से ट्राई करो। अब हमको आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए हमको, और अगर ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद में अपना बुकलेट स्टार्ट करो, है ना, उसमें जो अपने डीपीपी है और जो बुकलेट है वो। ठीक है, बुकलेट के सर एक क्वेश्चन में सर वो पुली को कंपेयर, सर पुली ऐसा रखा है उसके ऊपर स्ट्रिंग है, और एक साइड पे 5 kg और दूसरे साइड पे 6 kg है, तो एक साइड पे 4, और फिर वो लोग ने पूछा है कि लाइक स्प्रिंग बैलेंस में कितना वेट आएगा, तो उसमें कुछ ऐसा इक्वल टू साइन नहीं दिया, सब में ग्रेटर देन इसमें वैसे दिया है।
हाँ तो भाई वो तो उसके ऊपर डिपेंड उसमें करेगा ना कि सर वो तो बिना सॉल्व के मतलब समझ में आ गया कि वो ग्रेटर देन 6 kgs होगा करके, हाँ पर यस ऐसा कुछ मेथड है क्या सॉल्व करने का? नहीं 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 क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंड हो सकती है ना, स्प्रिंग का फोर्स बदलता रहता है धीरे धीरे, तो हम उसके अंदर में हर कंडीशन के लिए अलग अलग बताएंगे, ठीक है सर। है ना, हम उसमें एक नहीं बता सकते कोई। ये कौन है? अमेय, क्या हुआ अमेय को? क्या चाहिए? सेंड मी द बुकलेट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। क्यों भाई, कहाँ गई तुम्हारी बुकलेट? अमेय, माइक ऑन करो। है नहीं क्या? चलो ठीक है फिर, जाओ, गुड नाइट। ठीक है, करना क्वेश्चन, बाय करते सर। हैं अपन। थैंक यू Bye. सर। Yes, sir. Bye.